हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट करा दिया गया था और साथ में एग्जाम्पल भी। तो एग्जाम्पल फोर्थ जो हमारा है, तो वह जो पूरी क्लास करे होंगे वो एग्जाम्पल नंबर फोर्थ को कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2 के लिए उदाहरण नंबर 5 को। तो उदाहरण नंबर 5 में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इसमें पूरे के पूरे प्रश्नावली 2.2 में यही मिलेगा कि सिद्ध करना है। कभी बोलेगा √3 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, फिर बोलेगा कभी कि अंडर रूट 5 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, फिर कभी बोल सकता है कि 3 - 2 √3 को सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे परिमेय सिर्फ हमें इस प्रश्नावली में सिद्ध ही करना है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो अब इसको सिद्ध करते हैं। पहले हम क्या करेंगे इसके स्टेप में, √3 अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करना है कि कैसे है। तो अब उसको हम सिद्ध करेंगे। इसका हम पहले इसका उल्टा मानेंगे। पहले इसका उल्टा मानेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा उल्टा माना हुआ सही है या नहीं। जो सही नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या होगी। उल्टा हम अपरिमेय का उल्टा क्या होता है? परिमेय संख्या। तो पहले इसको हम मानेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और परिमेय होने के केस में क्या है कि वह संख्या p/q के रूप में होगी, बट जो q है वह नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो p व q पूर्णांक रहेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं √3 बराबर p/q। और यहाँ पे जो q है वह 0 के बराबर नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल टू 0। और जो p व q हैं ये हमारे हैं पूर्णांक। और जो p व q पूर्णांक होंगे तभी हमारी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक। तो अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ से निकालेंगे हम q का मान। अब q को ले जाएंगे यहाँ पे और इसको ले जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा √3q इंटू q इज इक्वल टू p। अब यहाँ पे गुणा में है, अब इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकलेगा हमारा मान q बराबर p/√3। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा q²। यहाँ पे भी हो जाएगा p² बटे, जब हम वो अंडर रूट का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। यहाँ पे √3 है, यहाँ हो जाएगा सिर्फ 3। तो अब इसको लिखेंगे p व q तो पूर्णांक है। p व q एक पूर्णांक है। ये तो जब हम परिमेय संख्या माने तभी तो है ऊपर ही p व q पूर्णांक है। जब p व q पूर्णांक है, ठीक, तो q² भी पूर्णांक होगा। जैसे मान लीजिए हमारा पूर्णांक है 3, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 भी तो हमारा पूर्णांक है। ठीक, मतलब अगर p पूर्णांक है तो p² भी पूर्णांक होगा। ठीक, अगर q पूर्णांक है तो q² भी पूर्णांक होगा। अब इसको देखते हैं। है तो q² भी पूर्णांक होगा। और जब ये पूरा पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक, जो जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी पूर्णांक आएगा। ठीक, तो यहाँ पे p² जो है 3 से भाज्य है। अब भाज्य कैसे है? अब भाज्य इसलिए है क्योंकि ये पूर्णांक है और जब इसका डिवाइड करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा। और जब पूर्णांक आएगा पूरे भाग कट जाएगी तभी तो पूर्णांक आएगा।
यानी पी स्क्वायर 3 से भाज्य है। ठीक, तो पी भी, जब पी स्क्वायर भाज्य है तो पी भी 3 से भाज्य होगा। जैसे मान लीजिए 9 हमारा 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, ये पूर्णांक हमारा मिल रहा है, 3 त्रिक का 9, तो ये है हमारा 3 का स्क्वायर है ये 9। अब इसे 3 का हम 3 से करेंगे, काटेंगे तो 1 आएगा, तो ये भी तो हमारा पूर्णांक निकला। ठीक, ये भी हमारा पूर्णांक निकलेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं पी भी 3 से भाज्य है। से भाज्य है, यानी अब देखिए पी 3 से भाज्य है, मतलब पी 3 से कट रहा है। जब भाज्य होगा, जब कटेगा तो हमारा कोई पूर्णांक आएगा। ठीक, तो उसको हम मान लेते हैं K1, ये ब्रैकेट में लिखेंगे माना, ये K1 जो है हमारा पूर्णांक है, K1 पूर्णांक। ठीक, तो अब यहाँ से हम निकालते हैं P का मान। अब इसको 3 को ले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भाग में, तो इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। P बराबर 3K1 हो गया हमारा समीकरण नंबर, हाँ ये समीकरण नंबर 1 हुआ, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इधर आते हैं, समीकरण, देखिए समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब जब P के जगह पे हम लिख देंगे 3K1, यहाँ पे P है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3K1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर 3K1, P की जगह पर रखे हम 3K1, फिर है स्क्वायर, अब इसका है होल स्क्वायर अपान 3 है, अब 3 को उतार देंगे, तो अब इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो यहाँ Q स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 3 त्रिक का 9, K1 का स्क्वायर बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, Q स्क्वायर बराबर 3K1 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है 3K1 स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे K1 का मान, तो यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे आएगा बटे में हो जाएगा, यानी Q अपान 3, यहाँ पे गुणा में, यहाँ पे भाग में आ जाएगा K1 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से फिर से ही लैंग्वेज। ठीक, अब देखिए K1 तो हमारा पूर्णांक है, यहाँ पे हम माने हैं K1 हमारा पूर्णांक है, क्योंकि K1 एक पूर्णांक है, छोटा छोटा लिख रहे हैं, जगह भी नहीं है इसलिए पूर्णांक है, तो K1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, अब Q स्क्वायर, अच्छा देखिए जब K1 पूर्णांक है तो जो Q स्क्वायर और जो 3 है ये तो भाज्य होगा। ठीक, और भाज्य मतलब कि जब इसको हम काटेंगे तो भी पूर्णांक आएगा, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये भाज्य है, मतलब Q जो है 3 से भाज्य है, Q स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो Q भी 3 से भाज्य होगा। मतलब सेम यही लैंग्वेज है। देखिए अब Q जो 3 से भाज्य है, जो Q है 3 से भाज्य, मतलब कि
क्यू को हम 3 से जब काटेंगे तो हमारा मिलेगा पूर्णांक। अब इस पूर्णांक को हम मानते हैं K2। ठीक, तो अब यहाँ से हम निकालेंगे Q का मान। यहाँ पे भाग में है तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा में 3K2। अब ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4। अब हमारा पूरा कैलकुलेशन खत्म। अब हमें सिर्फ और सिर्फ लिखना है। अब आप देखिए समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 4 को। अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें एक चीज़ दिख रहा है कॉमन, 3 और यहाँ पे भी 3 है। ठीक, और जब हमारे P व Q पूर्णांक हैं और सहअभाज्य भी हैं, ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं और सहअभाज्य। सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब एक दूसरे से नहीं कटेंगे। ठीक, अब एक दूसरे से जब नहीं कटेंगे दोनों पूर्णांक, तो दोनों पूर्णांक का एचसीएफ हमारा 1 आएगा। जब नहीं कटेंगे तो एचसीएफ 1 आना चाहिए। अब यहाँ देखिए P बराबर 3 गुणा K, समझा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे P 3 गुणा K1। अब यहाँ समीकरण नंबर 4 क्या बोल रहा है, 3 गुणा K2। यहाँ पे देखिए 3 तो कॉमन है, यानी यहाँ पे एचसीएफ का मान हमारा 3 आ गया। तो कैसे P व Q सहअभाज्य है? जब एचसीएफ का मान 3 आ गया तो P व Q सहअभाज्य हो ही नहीं सकते। जब एचसीएफ का मान 1 आएगा तभी जाके P व Q सहअभाज्य होंगे। अब यहाँ से तो हमारी मानी गई अवधारणा तो गलत है। हम तो माने थे कि P व Q सहअभाज्य है, बट यहाँ पे तो भाज्य आ रहे हैं। तो ये हमारा है रफ का काम, इसको मिटा देते हैं। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि P व Q सहअभाज्य नहीं है। P व Q सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंडों में 3 उभयनिष्ठ है। 3 उभयनिष्ठ है। अतः हमारी मानी गई अवधारणा, मानी गई कल्पना, हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। मतलब कि जो हम √3 को परिमेय संख्या माने थे, यह हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। अब जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या, गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा हो रहा है जगह नहीं है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो एक बार रिपीट भी कर देते हैं। देखिए पहले सिंपल से क्या करना है कि √3 ऐसे दिया होगा, इसमें दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सिंपल सा इसका उल्टा मानेंगे। उल्टा मानेंगे यानी परिमेय संख्या, तो हम मान लेंगे कि √3 परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब ये परिमेय संख्या थी इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q का मान हम 0 नहीं रखेंगे। अगर 0 रख दिए तो Q का मान, तब यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं होगी, इसका मान अनंत हो जाएगा। तो P व Q
पूर्णांक है और सहअभाज्य भी है, मतलब एक दूसरे में हम फिर से नहीं काट सकते उनको। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे पी का क्यू का मान। तो क्यू का मान निकालने के लिए इसको यहाँ पे लिए मल्टीप्लाई में, फिर मल्टीप्लाई में जब यहाँ गया तो यहाँ बराबर इक्वल में बचा पी, तो यहाँ से निकला क्यू का मान जब निकाले तो √3 है, यहाँ पे आ गया भाग में। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग किए, वर्ग करने के बाद हमारा बना ये समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 बना, फिर हम ये सब लिख दिए हैं। ये सब बकवास क्या पढ़ें, बकवास नहीं है, मतलब क्वेश्चन का मेन पार्ट है। तो अब यहाँ पे जब ये पूर्णांक निकला, जब ये पूर्णांक है तो जब इसका डिवाइड भी देंगे तब भी पूर्णांक आएगा, ठीक। पी स्क्वायर को हम 3 से काट रहे हैं तो पूरा कट जा रहा है, मतलब पूर्णांक आ रहा है, तो पी भी 3 से कट जाएगा पूरा, मतलब पी भी 3 से भाज्य है, तो पी भी जब 3 से काटेंगे तो तब भी पूर्णांक आएगा, ठीक। तो एक पूर्णांक जो है हमें नहीं पता कि कौन सा पूर्णांक है, इसलिए हम K1 मान लिए हैं, माना, ठीक है। K1 हमारा पूर्णांक है। यहाँ से निकाले हम पी का मान, पी बराबर 3K1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। और फिर अब ये 2 समीकरण बना। अब यही प्रोसेस फिर रिपीट हुआ है इसमें, इस पार्ट में। तो इसमें क्या है, समीकरण 2 फिर इसी पी का मान समीकरण नंबर हम 2 में रख दिए। अब समीकरण नंबर 2 में जब रखें तो इसको कैलकुलेशन किए तो क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर K1 का स्क्वायर हो गया। अब K1 एक पूर्णांक है, यहाँ पे हम बोले ही थे कि K1 एक पूर्णांक है, K1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। और जब इसका ये पूर्णांक है पूरा, मतलब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो भी पूर्णांक आ रहा है, मतलब क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है तो क्यू भी 3 से भाज्य होगा। जब स्क्वायर भाज्य है तो उसका मूल भी तो भाज्य होगा, और जब भाज्य है तो जब मतलब ये दूसरे से काट रहे हैं तो पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक है K2। ये हम लिखेंगे, फिर लिखना नहीं, लिखे नहीं, बस यही सिंपल से लिखना, K2 बराबर पूर्णांक, बस। अब ये समीकरण नंबर 4 बना, बस इससे स्पष्ट था। तो ये लिखा लिख दिए। जब लिखे समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि पी व क्यू सहअभाज्य नहीं है। अब सहअभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें जो है गुणनखंड एचसीएफ जो है कॉमन दिख रहा है, क्योंकि इनका अभाज्य गुणनखंड में 3 उभयनिष्ठ है, अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उदाहरण नंबर 6 है यहाँ। तो इसमें क्या बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोग उदाहरण अच्छे से समझ लेते हैं तो प्रश्नावली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरी प्रश्नावली पूरा खत्म कर सकते हैं। बस अच्छे से समझ में आना चाहिए, और समझ में आए और अपने से खुद से सवाल को हल करेंगे तब भी आएगा। तो फिर इसमें भी वही है, इसका भी उल्टा वही करेंगे। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है ये वाला, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, इसका उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, 5 माइनस √3 बराबर p/q, बट q का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p व q सहअभाज्य और पूर्णांक है। अरे रुको, सहअभाज्य और पूर्णांक है। तो बस ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा √3 का मान हमें निकाल देना है। अब √3 का मान कैसे निकालेंगे, p/q को लेंगे इधर, और माइनस का √3 को लाएंगे बराबर के राइट हैंड साइड पर। तो 5 इधर है प्लस का p/q, तो इधर आएगा माइनस का p/q, इधर है माइनस का, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो अब इसका निकालेंगे एलसीएम, एक और q का एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकलेगा हमारा q, तो यहाँ पे हो जाएगा 5q माइनस p बराबर √3। ये जो बटे का परिमेय संख्या जो होती है उसका घटाना है, भिन्न का घटाना जिसे बोलते हैं। तो 5 उसमें का है, तो आप लोगों को आता होगा, इतना सिंपल मैथ तो आनी चाहिए।
तो अब देखिए यहाँ पे, अब सिर्फ लिखना है, बस ख़त्म। तो 5q माइनस पी बटे क्यू है। तो अब इसको ये देखते हैं, तो जो हमारा क्यू है और पी पूर्णांक है, तो स्पष्ट है, पी व क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब जब पी व क्यू पूर्णांक है तो 5q माइनस पी भी पूर्णांक होगा, क्योंकि जब पूर्णांक हम जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, घटाते हैं, तो जो प्राप्त रिजल्ट आता है वो भी हमारा पूर्णांक ही आता है। और भाग में कहीं कहीं बदल जाता है, कि ज़रूरी नहीं है कि हम करें तो पूर्णांक ही आए, दसवां भी आ सकता है। तो देखिए, जैसे हम एक करके दिखा देते हैं, जैसे 5 गुणे 2 माइनस 3 कर देते हैं, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। अब यहाँ पे करेंगे 5 दूनी का 10 माइनस 3 आ जाएगा हमारा 7, ये भी पूर्णांक आया। उसी प्रकार ये भी है, यहाँ पे 5 से गुणा है पूर्णांक में, फिर इससे जो गुणा होगा इससे में से पूर्णांक घटा दे रहे हैं, तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो भी पूर्णांक आएगा, मतलब कि ये पूरा भी पूर्णांक है। तो 5q माइनस पी भी पूर्णांक होगा, ठीक। और जब ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है और क्यू तो पूर्णांक है ही, ठीक, वो तो हम माने हैं, क्यू तो पूर्णांक है ही। अब जब दो पूर्णांक से पूर्णांक में दे रहे हैं तो ये हमारी पी बटे, अतः 5q माइनस पी बटे में क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप लोग सोचेंगे अब तो परिमेय निकल गई, अब कैसे सिद्ध करेंगे अपरिमेय है। अब देखिए, ये परिमेय है और ये वाली तो अपरिमेय है, तो अब यहाँ पे कैसे परिमेय और अपरिमेय संख्या, एक ही संख्या तो परिमेय और अपरिमेय दोनों नहीं हो सकती, या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। अब यहाँ पे क्या है कि ये भी परिमेय, ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो मतलब विरोधाभास क्रिएट हो रहा है ना, ठीक। तो अब लिखेंगे इसको, समीकरण एक से स्पष्ट है कि 5q माइनस पी बटे में q बराबर √3 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब थोड़ा सा यहीं से हम लिख देते हैं यहाँ पे, अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। बस सिंपल सा, कुछ नहीं इसमें करना है, सिंपल से करना है कि जैसे ही ये वाला आया, इस टाइप का आया, चाहे प्लस में रहे चाहे घटाना में रहे, कुछ भी रहे, बस √3 का मान निकाल लेना तुरंत, और बस फिर यही सिंपल सी लैंग्वेज एकदम छाप देना, बस और कुछ नहीं करना है। दोस्तों, ये रहा उदाहरण नंबर हमारा 7। अब इसमें बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आ गया हमारा गुणा में, ठीक। तो अब इसको करते हैं, इसको भी सेम वैसे माना
3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यानी जब ये परिमेय संख्या है तो 3√2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर वही चीज़, जो q का मान है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p व q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य और पूर्णांक हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे सिंपल सा। अब उसमें क्या निकाले थे, जो हमारे प्लस में माइनस में रहेगा तो उसमें हम अंडर रूट का मान निकाल लिए थे। इसमें भी यहाँ पे गुणा में है, इसमें भी अंडर रूट का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे है √2। अब यहाँ पे गुणा में है 3, तो यहाँ पे जाएगा भाग में, यानी नीचे p/3q। अब होगा हमारा समीकरण नंबर 1। बस कैलकुलेशन यहीं पे खत्म। अब ये सिर्फ और सिर्फ लिखना है। तो अब लिखते हैं, क्योंकि p व q पूर्णांक हैं, p व q पूर्णांक हैं, तो 3q भी पूर्णांक होगा। अब कैसे होगा, अब देखिए, मान लीजिए हम q का मान कुछ रख लेते हैं पूर्णांक 3, ये पूर्णांक है। अब जब इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा है ना, 3 3 9, ये भी तो पूर्णांक है, मतलब कि 3q भी हमारा पूर्णांक है। ठीक, अब p भी पूर्णांक है और 3q भी पूर्णांक है। अब ये दोनों पूर्णांक हैं, तो अतः ये हमारी परिमेय संख्या है। दोनों पूर्णांक का डिवाइड निकला, दोनों पूर्णांक का डिवाइड है कि हमारी निकली परिमेय संख्या। अतः p/3q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब जब परिमेय संख्या है तो ये हमारी अपरिमेय है। फिर वही चीज एकदम पूरा सिंपल से एकदम उतारना है, जो इसके पहले वाले उदाहरण में है। अब यह परिमेय, यह है परिमेय, तो यह है अपरिमेय। अब एक ही संख्या परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकती है। ठीक, तो हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। कहेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।